हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक समझने वाले हैं बहुत ही इजी वे में इसको समझेंगे कि फेडरलिज्म क्या है, व्हाट इज फेडरलिज्म, और बेसिकली देखेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसका डेफिनेशन और फीचर्स। अगर ये चीज़ें आप समझ जाएंगे तो आप एक कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा कि एक्चुअली में फेडरलिज्म है क्या, और तब इसके बाद जो भी पॉइंट्स होंगे आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है, व्हाट इज फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म है क्या। चलिए इसको देखते हैं। सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। बेसिकली फेडरलिज्म जो है एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम है कि सरकार कैसे काम करती है, कैसे बटी हुई है, कैसे अपनी गवर्नमेंट चला रही है, कितना इजी वे में चला रही है, किस रूप में है। तो फेडरलिज्म की जो हम बात करते हैं तो वो एक सरकार का रूप है जिसको हिंदी में हम कहते हैं संघवाद। सो फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल एंड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि इसमें एक जो सेंटर लेवल पर सरकार होगी और फिर उसके नीचे या तो स्टेट या किसी अन्य लेवल पर सरकार का डिवीजन होगा। यानी कि सिंपल सा है कि फेडरलिज्म में दो या दो से अधिक लेवल पर गवर्नमेंट होती है। इसका बेसिक फीचर है जो आप याद रखेंगे। सो फेडरलिज्म इज a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Usually a federation has two level of the government. जो मैंने आपको बताया कि कम से कम इसमें दो लेवल पर गवर्नमेंट होगी ही होगी, अदरवाइज फिर तो फेडरेशन होगा ही नहीं। सो यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ द government. One is the government for the entire country, that is usually responsible for a few subjects of common national interest, and the other are governments at the level of the provinces or states that look after much of the day to day administering of their state. दो लेवल पर इसमें सरकार होती है। फर्स्ट लेवल पर जो गवर्नमेंट होगी वो पूरी इंटायर कंट्री के लिए होगी, और जो सेकंड लेवल पर जो गवर्नमेंट होगी वो होगी स्टेट या प्रोविंस के रूप में हो सकती है। जैसे इंडिया का एग्जांपल है तो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है। उसके बाद एक और लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई है जिसको हम म्युनिसिपैलिटीज या पंचायती राज सिस्टम के नाम से गांव में जानते हैं। सो बोथ दीज लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। तो जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को एंजॉय करती है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसमें जो उसको राइट दिए गए हैं, और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है उसके अपने पावर्स हैं, क्योंकि पावर का बंटवारा कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। तो इंडिपेंडेंट होकर ये अपने लेवल पर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर अपने पावर को एंजॉय करते हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। तो सिंपल सा हमने क्या देखा कि बेसिकली जो जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो फेडरलिज्म में दो लेवल पर गवर्नमेंट होती है, टू और मोर लेवल हो सकती है। तो जैसे एक जो गवर्नमेंट होगी मे बी सेंट्रल लेवल हो सकती है, दूसरी जो कि स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है, और जो इनके पावर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होकर अपने पावर को एंजॉय करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि बेसिकली जो फेडरेशन है या जो फेडरल गवर्नमेंट है वो यूनिटरी जो गवर्नमेंट होती है उससे कैसे अलग है। So in this sense, federations are contrasted with unitary government. Under the unitary system, either there is only one level of the government or the sub units are subordinate to the central government. कई बार क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। तो सिंपल सा इसको आंसर दे सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जो होती है मिनिमम टू लेवल पर होती है, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट राइट्स हैं, पावर्स हैं, जुरिडिक्शंस हैं, जहां उनके अगर कॉन्स्टिट्यूशन उस देश में है तो उसमें डिफाइंड किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर होंगे, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर्स होंगी। बट द यूनिटरी सिस्टम जब कहते हैं या यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं तो इसमें केवल एक लेवल पर ही गवर्नमेंट होती है। सो अंडर द यूनिटरी सिस्टम either there is only one level of the government or the sub units are subordinate to the central government। और अगर इसमें सब यूनिट है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होंगे। दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर पास करेगी उसको फॉलो करना पड़ेगा, जबकि फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने किसी ऑर्डर के लिए ये करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को बाध्य नहीं कर सकता। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास on orders to the provincial or the local government, but in a federal system the central government cannot order the state government। यानी कि जो
फेडरेशन है या फेडरल गवर्नमेंट है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर पास नहीं कर सकती कि आपको करना ही करना है, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा है, वो सबऑर्डिनेट है, उनको करना ही पड़ेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर पास करती है तो। सो स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स of its own for which it is not answerable to the central government। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर्स हैं जो कि उसको डिफाइन किया गया है, क्योंकि जो अगर गवर्नमेंट का फेडरल सिस्टम है तो उसमें दोनों की पावर को पहले ही डिफाइन कर दिया गया होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर है और वो पूरी तरीके से आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। वो इसलिए कि जो नेशनल और इंटरनेशनल मैटर होंगे तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई पावर नहीं है। लेकिन एक स्टेट से रिलेटेड जितने काम हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जितने काम है, पब्लिक से जो भी है, जो भी वेलफेयर काम है, सब स्टेट गवर्नमेंट की अपनी इंडिपेंडेंट पावर है करने के लिए और स्वतंत्र है करने के लिए। बट जब नेशनल या इंटरनेशनल मैटर आएंगे तो वो पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही है। लेकिन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है तो फेडरेशन में, बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें उनको पूरा पावर है कि अपने इंडिपेंडेंट होकर वर्क कर सकते हैं, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। जो सबऑर्डिनेट अगर होंगे भी, उसमें तो वैसे वन लेवल पर गवर्नमेंट होती है, लेकिन अगर उसमें सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट है भी और अगर उसमें प्रोविजन है तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें माननी पड़ेंगी, फोर्स किया जा सकता है, ऑर्डर मानने की बात है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। एंड इन फेडरल गवर्नमेंट बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। फेडरल गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, आंसरेबल टू द पीपल, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। सो हमने बेसिकली दो चीजें देखा कि व्हाट इज फेडरलिज्म एंड सेकंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिटरी गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट, कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में आता है इसको ध्यान रखेंगे और आप इजीली लिख पाएंगे और इजीली समझ भी गए होंगे। सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर एक्चुअली में और देखिए कि फेडरलिज्म की बात जो करते हैं उसकी क्या विशेषता है। फर्स्ट, देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले याद रखेंगे कि इसमें दो या दो से अधिक लेवल पर गवर्नमेंट होती है, ये इसका बेसिक फीचर है। अगर दो या दो से लेवल गवर्नमेंट है नहीं तो फिर फेडरेशन हुआ ही नहीं। सो देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड, डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। बहुत ईजी है, अगर चाहे स्टेट या सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है लेकिन किसी एक ही कंट्री या सेम सिटीजन पर ही वो रूल करते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों के अलग अलग सिटीजन, सेम सिटीजन। क्योंकि अगर सिंपल सा इंडिया की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे इंडिया पर रूल कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट है तो भी इंडिया का ही पार्ट है, तो इसीलिए एक ही नागरिकों पर दोनों शासन करते हैं। बट each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration। लेकिन ये है कि इनके अपने जुरिडिक्शन है। जुरिडिक्शन का मतलब होता है एरिया, राइट्स, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको कौन से पावर दिए गए हैं कौन से नहीं दिए गए, कौन से एरिया आपके अंडर में आता है कौन सा नहीं आता। जैसे इंडिया में बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट और सेंटर के बीच जो पावर का डिवीजन है वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में डिवाइड किया गया है। तो वही है जुरिडिक्शन कि कौन सी चीजें राइट्स आपके अंडर में आती हैं कौन सी नहीं आती हैं। सो ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन ए स्पेसिफिक मैटर, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। And the third feature is the jurisdictions of the respective levels or tiers of the governments are specified in the constitution। जो मैंने आपको बताया constitution में इनके rights power का specified कर दिया गया है। और अगर फिर भी कोई अगर इसमें डिबेट होता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसके लिए कोर्ट है देखने के लिए। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर हैं और या स्टेट गवर्नमेंट के पावर हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड कर दिया गया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट फिर भी जैसे मैंने बताया कि कोई मैटर अगर एराइज होता है तो सुप्रीम कोर्ट है इसको देखने के लिए और उनके पावर को डिफाइन करने के लिए। नाउ द फोर्थ फीचर इज द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटरली चेंज बाय द वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर इसमें कुछ चेंज करना है किसी भी तरह का जिस फेडरेशन में, तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कर देगी और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, नहीं।
आप अकेले नहीं कर सकते, मतलब कि दोनों को मिलकर या राय लेकर ही करना है। The fourth feature is the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by the one level of the government. Such changes require the consent of both of level of the government. अगर फेडरेशन में, फेडरल गवर्नमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रोविजन को चेंज करना हो तो ऐसा नहीं है कि एक लेवल की गवर्नमेंट या तो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जो है उसको अकेले चेंज कर दी। नो, स्टेट लेवल गवर्नमेंट का भी कंसेंट आवश्यक है, मतलब कि दोनों मिलकर ही उसको चेंज करेंगे, किसी एक को पूरा राइट नहीं दिया गया है। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी राय लेना जरूरी है। कोर्ट्स हैव द पावर, फिफ्थ फीचर इज courts have the power is to interpret the constitution and the powers of different levels of the government। जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई डिबेट होता है, कोई मुद्दा राइज होता है, तो कोर्ट को पावर है कि वो देखेगा कि क्या ठीक है और क्या नहीं, और किसकी जुरिडिक्शन में कौन सा मैटर आता है। सो द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज। अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो कोर्ट देखेगा बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। अगर उनको पावर को एंजॉय करने में कोई भी दिक्कत आती है, डिस्प्यूट आता है, तो कोर्ट है उसको देखने के लिए और डिफाइन करेगा, और दोनों को मानना होगा। सिक्स फीचर इज source of revenue for each level of the government are clearly specified to ensure its financial autonomy। जो टैक्सेशन वगैरह है, जो रेवेन्यू का सोर्स है, वो भी क्लियरली स्पेसिफाइड किया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस प्रकार का टैक्सेशन करेगी, फाइनेंशियल रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके क्या अथॉरिटी है। लेकिन हाँ, दोनों के सेपरेट अथॉरिटी हैं और उसी पर वो काम करती हैं। तो इसका भी बेसिकली एक क्लियर स्पेसिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो, जैसा कि मैंने बताया। नाउ the seventh feature is the federal system thus has dual objectives। तो जो फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो उसके डुअल ऑब्जेक्टिव हैं, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, कि जो कंट्री की यूनिटी है, एकता है, वो बनी रहे और सिक्योर रहे, वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट करना है, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ एक्चुअली डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए फेडरल सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जिसका मेन पर्पज है। सो देयरफॉर two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism। Governments at different levels should agree to some rules of power sharing। तो जब हम फेडरेशन की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें जरूरी हैं। क्या? Two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism। Governments at different levels should agree to some rules of power sharing। कि जो पावर शेयरिंग के रूल्स है, जो आप फेडरेशन में काम कर रहे हो, उस पर आपको एग्री होना है। दिस शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अवॉइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कि आपको ये भी विश्वास दिलाना है या मिलकर रहना है कि आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे, दोनों एक साथ मिलकर कंट्री के लिए काम करेंगे। सो एन आइडियल फेडरेशन सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। जब आप फेडरेशन की बात करते हैं तो म्यूचुअल ट्रस्ट होना जरूरी है, जब ट्रस्ट नहीं है तो फिर फेडरेशन कैसे चलेगा। एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और एग्रीमेंट तो है ही, और वो एग्रीमेंट चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बना हुआ है कि एक साथ रहना है। सो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, अगर ये नहीं होगा तो कोई भी फेडरेशन ना बन सकता है और ना चल सकता है। बट ये ओरल नहीं है, इसका लिखित या राइटिंग में प्रोविजन होना चाहिए, तभी ये कॉन्क्रीट रूप ले पाएगा, अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट रूप होने से कोई फायदा नहीं। नाउ अब तक हमने देखा जो नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, 7 फीचर्स ऑफ बेसिकली फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की जगह क्या है, बहुत इजी है और आई थिंक आप समझ गए होंगे। और पेपर के लिए अगर इसमें से कोई 5 फीचर भी आप याद कर लेते हैं तो आई थिंक इनफ है और आप अच्छे से लिख पाएंगे। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगर फेडरेशन की बात करें तो आखिर
कितने टाइप का फेडरेशन होता है, कितने टाइप के फेडरेशन नॉर्मली बनते हैं। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। सो बेसिकली हम देखते हैं कि दो तरीका से फेडरेशन बनता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। सो द फर्स्ट रूट involves independent states coming together on their own to form a bigger unit। पहला जो बेसिकली यूनिट है, तो इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े जो कंट्रीज कह सकते हैं या स्टेट कहेंगे, वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ध्यान रखेंगे, इंडिपेंडेंट एक साथ मिल जाते हैं और एक यूनिट बनाते हैं। तो इसका क्या पर्पज है, इंडिपेंडेंट है फिर भी मिलकर बनाना है अपनी सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी सेफगार्ड के लिए, ताकि वो मिलकर रह सके, कोई उनको परेशान ना करे। So the first route involved independent states coming together on their own to form a bigger unit, so that so that by pooling sovereignty and retaining identity, उनकी जो sovereignty है वो बनी रहती है, identity बनी रहती है, वो खत्म नहीं होगी जब वो इस तरह का फेडरेशन बनाएंगे। They can increase their security। So this type of coming together federation include the USA, Switzerland and Australia। तो फर्स्ट जो काइंड ऑफ फेडरेशन की हमने बात की वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, बेसिकली इसमें जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। और बेसिकली जैसे हम बताएं, इनकी सोवर्निटी बनी रहती है, इनकी आइडेंटिटी कंटिन्यू रहती है, लेकिन यूनिट बनाने से क्या होता है कि इनकी सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ जाती है। कि अगर मान लीजिए इसमें कोई छोटा कंट्री है, कोई अटैक करता है, तो एक साथ मिलकर उसको डिफेंड कर सकते हैं। तो इस तरह का जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो मिलकर जो फेडरेशन बनाते हैं, इसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। सो और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड another kinds of federation is holding together federation। First is coming together and another type is holding together federation। तो इसके क्या फीचर्स हैं, इन this first category of federation all the constituent states usually have equal powers and are strong vis-a-vis the federal government। इसमें जैसे कि जो फेडरेशन बनाते हैं तो इसमें इनके पावर समान रहते हैं, आइडेंटिटी बनी रहती है, तो यह है coming together। Second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government। India, Spain and the Belgium are the example of the kinds of holding together federation। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की अगर एग्जांपल लें तो है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, ये याद रखेंगे, कई बार पेपर में आता है। सो इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल विस स्टेट गवर्नमेंट। तो ध्यान रखेंगे कि जो सेकंड कैटेगरी होल्डिंग टुगेदर, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट को अपनी कोई सोवरेनिटी नहीं होती अलग से, और उनको कोई अपनी अलग से आइडेंटिटी नहीं दी जाती। हाँ, इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। इसमें तो सिर्फ कोई बड़ा कंट्री जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर चलाने के लिए अपने ही कुछ सबऑर्डिनेट जैसे स्टेट्स और प्रोविंसेज बना देता है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से चलाया जाए। तो इनका अपना कोई इंडिपेंडेंट रूल रेगुलेशन नहीं होता कि वो देश से अलग हो जाए या इस तरह की कुछ बातें करनी, नहीं। हाँ, जो एरिया उनको दिया गया है उसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा पावर है, जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन है। सो वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। हाँ, ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर है और स्टेट गवर्नमेंट को कम पावर दी गई है, और उनको एक तरह से इंडिपेंडेंट होकर तो अपने स्टेट में काम करेंगे, बट कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट में कुछ स्पेशल मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल पावर दी गई हैं, जबकि कमिंग टुगेदर में ऐसा नहीं है। सो बेसिकली हमने डिस्कस किया देयर आर टू काइंड्स ऑफ बेसिकली फेडरेशन, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए हैं कि व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट इज द यूनिटरी गवर्नमेंट, व्हाट इज द फेडरल गवर्नमेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, एंड बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।